वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्लासेस, राइट, कि जहां पर हम बात करेंगे आज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज में आता है। यदि इस पिन को मुझे वैल्यू यूजर के थ्रू देना है तो मैं क्या करूंगा, क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को इन दोनों तरीके से इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। तो फिर तीसरा तरीका क्या बचता है? तो ये जो स्पेशल मेथड है, इस स्पेशल मेथड का नाम कंस्ट्रक्टर क्यों है, इसके 3 मेजर रीजन समझ में आए आपको। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज जिस टॉपिक पे बात होगी इसके जितने इंपॉर्टेंट की पावर आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट, यू कैन से दैट कंस्ट्रक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्लासेस, राइट, कि जहां पर हम बात करेंगे आज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज में आता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी क्लास में। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जनरली ये बात करता हूं, मतलब हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता है क्लास के तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। और आप सोचिए पिछले लेक्चर में कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया तो आप क्लास के किसी मेथड को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आपको क्लास की मेथड एक्सेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर आपको यह पता करना पड़ेगा कि उस क्लास में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने हैं या कंस्ट्रक्टर किस तरीके से डिफाइंड है, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहां पे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक। लेकिन सबसे मेजर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समय लेके इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की क्यों रिक्वायरमेंट है, राइट, या कंस्ट्रक्टर होते क्या है। तो चलिए डेफिनेशन तो आप ये पढ़ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर आर सम स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, राइट, प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। कि यदि आपको क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को, प्रॉपर्टीज को जो अपने क्लास में प्राइवेटली डिक्लेयर की हुई हैं, यदि उनको इनिशियलाइज करना है, जैसे आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जब क्लास बनाई थी, ठीक है, तो मैंने क्लास में कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किए थे, राइट, और इन प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए या वैल्यू देने के लिए मैंने गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया था। लेकिन बेटा ये गेट डेटा फंक्शन का डिसएडवांटेज आप समझना कि ये तो आप डिपेंडेंट हो गए, कि जब तक आप गेट डेटा को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी नेक्स्ट फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी। और दूसरा, अगर आप वैल्यू स्कैन करके एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये तो बाउंडेड होगा ना, कि जब तक वैल्यू रीड नहीं होगी तब तक आपका एक भी फंक्शन क्लास का प्रोसेस में नहीं आएगा। डिपेंडेंसी किस बात की है कि आपको कंपलसरी गेट डेटा को कॉल करना है। तो मान लो अगर इस क्लास में 10 फंक्शन है तो 10 के 10 की डिपेंडेंसी इस फंक्शन पे हो गई, गेट डेटा पे। जबकि मेथोडोलॉजी ये बोलती है, प्रोग्रामिंग अप्रोच ये बोलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, कि क्लास में जो मेथड्स हैं उनको डेटा कैसे मिलेगा ये प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। प्रोग्रामर का काम है उसको डेटा देना, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बॉस, यदि एज ए डेवलपर मान लो अगर यूजर ने मुझे डेटा दिया तो मैं अपने प्राइवेट डेटा मेंबर को उस डेटा के साथ सेट कैसे करूंगा, राइट। तो समझो, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने क्या बात की है, डेफिनेशन हमने ये बोली है कि जब भी हमें क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना होगा, क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना होगा, वी यूज कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, हम कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, राइट। लेकिन क्यों कंस्ट्रक्टर ही क्यों, राइट। तो सुनो, आप देखो, यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं कि सपोज एक क्लास है और उस क्लास में कुछ प्राइवेट डेटा है ना, दिस इज अ प्राइवेट, या क्लास में कुछ मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर में अगर मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, राइट, कि मान लो अगर ये पिन नंबर है, ठीक है, और ये आप एटीएम एप्लीकेशन बना रहे हैं और एटीएम एप्लीकेशन में आपका पिन नंबर है। अब इस पिन नंबर में जब तक वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसके सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन है इस एटीएम क्लास के, राइट, लाइक विड्रॉल फंक्शन, ठीक है, कि मान लो मैंने इसमें एक फंक्शन बना लिया जो विड्रॉल करेगा अमाउंट, एक फंक्शन मैंने बना लिया जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बना लिया, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बना लिया सपोज जो आपको पिन चेंज कर देगा या बैलेंस शो कर देगा। ऐसे मैंने इस क्लास में मल्टीपल मेथड बनाई है, लेकिन इन सबकी डिपेंडेंसी पिन नंबर पर है। जब तक पिन नंबर नहीं मिलेगा तब तक ये एक भी फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप देखो, कहने का मतलब ये है कि आप क्लास के इस डेटा को
अब क्लास के इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करने की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने की बात कर रहा हूं मैं, समझना। तो जब हम बात करते हैं क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने की, राइट, तो देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि मैं इसी क्लास में यहां पर जाके लिख देता हूं पिन नंबर सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, कि मैंने यहां पर लिख दिया इंटीजर पिन इक्वल टू 1 2 3 4 5। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि C++ आपको क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर तो करने देगा, लेकिन उसमें इनिशियलाइजेशन की परमिशन नहीं है। इन C++ यू ओनली डिक्लेयर द वेरिएबल इनसाइड अ क्लास, यू आर नॉट अलाउड टू इनिशियलाइज द वैल्यू। पर चलिए मान लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन करने भी दे रहा है, तो भी प्रॉब्लम यह है कि यदि मैं इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करूंगा तो ये तो फिक्स्ड हो गया ना कि हर पिन नंबर 1 2 3 4 5 ही होगा, कि आप जितने बैंक अकाउंट खोलेंगे सबके पिन नंबर 1 2 3 4 5 होंगे। जबकि पिन नंबर क्या होना चाहिए ये तो प्रोग्रामर लेवल पे डिसाइड होगा ना, कि प्रोग्रामर यूजर से पूछेगा भैया बताओ पिन नंबर क्या रखना है, यूजर ने बोला मेरा पिन नंबर ये है, तो वो पिन नंबर जाके इस पिन में सेट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हर यूजर का पिन नंबर एक ही रहेगा, राइट। चलो, तो दूसरी बात यह है कि यदि इस पिन को मुझे वैल्यू यूजर के थ्रू देना है तो मैं क्या करूंगा, मेन में, सुनना ध्यान से, मेन में मैं इस ATM क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ATM A, और समझना कि व्हाई वी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर। बात यह हो रही है कि आपके क्लास का हर फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जब तक उस वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिलेगी आपका एक भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, राइट। इस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करने का एक तरीका यह है, ये डेटा मेंबर है क्लास का, इनिशियलाइज करने का एक तरीका यह है कि मैं यहीं पर वैल्यू असाइन कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई। दूसरा तरीका यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इस पिन में वो वैल्यू एंटर हो जो यूजर चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फंक्शन इसी पे डिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया, यहां यूजर को बोला सी आउट एंटर पिन, सुनना ध्यान से, मतलब जो मेरी प्रोग्रामिंग अप्रोच है, एंटर पिन, और मैंने सीधे यहां लिख दिया सीन ए डॉट पिन, मतलब मैंने पिन को एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट से। तो यदि मैं ऑब्जेक्ट से इसको यहां एक्सेस करूंगा आउटसाइड द क्लास, तो फिर काय का डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, और इसके लिए फिर मुझे इस पिन को पब्लिक बनाना पड़ेगा, और अगर इसको पब्लिक बनाऊंगा तो फिर हाइडिंग कहां गई। बात तो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब डेटा हाइडिंग की। बात समझ में आई, दोनों प्रॉब्लम समझ में आई कि यदि आपको क्लास के प्राइवेट डेटा को इनिशियलाइज करना है तो एक तरीका है कि आप उसको वैल्यू असाइन कर दो जो अलाउड नहीं है, पर मान भी लेते हैं चलो अलाउड है तो भी वो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें यूजर से वैल्यू लेना है रादर देन कि फिक्स रखने के, तो आपको पिन नंबर को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो बच्चे कभी भी हम ऑब्जेक्ट से प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस की तो बात ही नहीं करते, हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ ही इसी रहे हैं क्योंकि हम डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन पे बात कर रहे हैं। मुझे तो प्रोग्रामर को यह तक नहीं बताना है कि आपका पिन नंबर किस वेरिएबल में है। आप अपने बैंक में जो एटीएम पे पिन डालते हैं वो भी पीछे बैकग्राउंड में किसी न किसी वेरिएबल में असाइन है। जब आप अपना जीमेल का पासवर्ड देते हैं तो वो भी किसी न किसी वेरिएबल में असाइन है। लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ यूजर, मुझे नहीं पता है कि उन वेरिएबल्स के नाम क्या है, वो कहां है। बात ये हो रही है मैंने अपना डेटा दिया और वो डेटा जाके इसमें सेट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस तरीके से चलूंगा तो मुझे तो इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा ना, जबकि ये वेरिएबल तो क्लास में प्राइवेट रहेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि बॉस इस तरीके से भी नहीं और इस तरीके से भी नहीं, क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को इन दोनों तरीके से इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। तो फिर तीसरा तरीका क्या बचता है? तीसरा तरीका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है वही बचता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल मेंबर मेथड। सर ऐसा क्या स्पेशल है? स्पेशल मेंबर मेथड, वर्ड पे ध्यान देना। मतलब मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी समझाया था कि ये दो क्लास में क्या है, ये जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी इफ यू रिमेंबर, है ना, हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखा है गेट डेटा। ये गेट डेटा डिस्प्ले दोनों क्लास की क्या है? मेथड है ना। ये देखो आप, ये गेट डेटा भी क्लास की मेथड है और ये डिस्प्ले भी क्लास की मेथड है। लेकिन उस समय मैंने बोला था ये मेथड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं? कंस्ट्रक्टर भी एक्चुअली क्लास की एक मेथड ही होगी। मतलब क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को, क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए अब हम
क्लास में एक ऐसी मेंबर मेथड बनाएंगे जो स्पेशल होगी। अब उसमें क्या स्पेशलिटी होगी, उस मेथड को स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाई कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एन स्पेशल मेंबर मेथड, उसके कुछ रीजन समझो आप कि आप कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर मेथड क्यों बोल रहे हैं। ध्यान से समझना, इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। ये रीजन है जो पीछे लिखे हुए हैं कि व्हाई कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एन स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ द क्लास। पहला रीजन, The name of constructor is same as the class name। जो क्लास का नाम रखा है, जिस कन्वेंशन में रखा है, अपर तो अपर, लोअर तो लोअर, उसी नाम से आपको अपनी मेथड बनानी है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल क्यों है, उसका सबसे पहला कारण है द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होगा। सेकेंड स्पेशलिटी ये है, कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब कहने का ये कि जो स्पेशल मेंबर मेथड में बनाने वाला हूं, देखो आप क्या बनाने वाला हूं। यदि मान लो मैंने क्लास बनाई है एटीएम के नाम से, राइट। अभी केवल एग्जांपल समझना, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास में इसी नाम की एक मेथड बनाऊंगा एटीएम, ठीक है। तो आपने इसका नाम क्या रखा, अभी ठीक है, मैंने नेमिंग कन्वेंशन, केमल कन्वेंशन फॉलो नहीं किया है, मैंने कैपिटल लेटर में एटीएम लिख दिया, ठीक। मैंने क्या किया, इस क्लास में एक मेथड बनाई, इसका नाम भी क्या रखा, एटीएम, लेकिन एक मेथड मैंने बनाई सपोज इसमें डिस्प्ले के नाम से। तो दोनों में डिफरेंस आप समझो, मेथड ये एटीएम भी है, ठीक है, और मेथड ये डिस्प्ले भी है। मेथड ये एटीएम भी है और मेथड ये डिस्प्ले भी है, लेकिन आपने देखा डिस्प्ले के मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, वॉइड, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी मेथड का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। अरे याद करो पुरानी लेक्चर फंक्शन कि फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर, राइट। लेकिन यदि आपको ये बताना है कि वो तो इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो हम वॉइड लिखते हैं। मतलब इसका रिटर्न टाइप मुझे इंट नहीं चाहिए, तो हम वॉइड लिखते हैं। तो वॉइड इंट ये किसको रिटर्न, क्या इंडिकेट करते हैं, फंक्शन के रिटर्न टाइप को। ये इंडिकेट करते हैं फंक्शन के रिटर्न टाइप को, राइट, कि आपकी क्लास में ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, नल है। लेकिन मैंने इस एटीएम के आगे वॉइड नहीं लिखा, क्यों, इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप, ध्यान देना स्टेटमेंट पे, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो जब रिटर्न टाइप नहीं होता है तो फिर आपको इसके आगे वॉइड भी नहीं लिखना, क्योंकि जब रिटर्न टाइप ही नहीं है तो आप ये क्यों बताओगे कि वो नल रिटर्न कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, वी डू नॉट राइट एनी रिटर्न टाइप इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर। तो पहला स्पेशलिटी, इसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। दूसरा, इसके आगे कभी भी वॉइड डेटा टाइप इंट विंट कुछ नहीं लिखा जाएगा। रीजन, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। तीसरा, इट इज ऑलवेज बी डिक्लेयर एंड डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्टर को अगर आप प्राइवेट भी बनाओगे तो एरर नहीं आएगी, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बना के बताऊंगा, डोंट वरी। पर यदि आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों पब्लिक सेक्शन में होगा। तो आपने अभी तक एक चीज नोटिस की, लास्ट एग्जांपल अगर आपने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझा है तो आपने देखा होगा मैंने जो भी फंक्शन बनाया, डिस्प्ले या गेट डेटा, इनको डिक्लेयर क्लास में किया, लेकिन डिफाइन कुछ ऐसे किया था, याद करो, वॉइड, क्लास का नाम, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन, इस तरीके से हमने मेथड को डिफाइन किया था। लेकिन ये जो स्पेशल मेथड में एटीएम की बात कर रहा हूं, ये कभी भी प्राइवेट नहीं होगी, इट इज ऑलवेज बी पब्लिक। प्राइवेट हम बना सकते हैं, कैसे, क्या, क्यों, वो आगे की कहानी है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर करना है और इसको डिफाइन भी यही करना है, नॉट आउटसाइड द क्लास। तो ये जो स्पेशल मेथड है, इस स्पेशल मेथड का नाम कंस्ट्रक्टर क्यों है, इसके 3 मेजर रीजन समझ में आए आपको। पहला, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम। दूसरा, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट, डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तीसरा, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। मतलब हम ये भी बोलेंगे, हम कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी प्राइवेट, बट क्वेश्चन है अगर प्राइवेट बना दिया तो एरर नहीं आएगी, बट वो यूजलेस है, वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेंगे, डोंट वरी, राइट। अब चौथा और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इसको स्पेशल मेथड बोलने का, कंस्ट्रक्टर कॉल्स इम्प्लिसिट। कंस्ट्रक्टर कॉल्स इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, देयर इज नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर कॉल्स इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिक्लेयर।
कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। क्या मतलब हुआ इसका, सुनो आप ध्यान से। मैं इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं जिसमें मैंने सिंपली ये लिख दिया सी आउट आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक, और मैंने इस क्लास में, इसी क्लास में मैंने एक मेथड डिफाइन करी, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, इस डिस्प्ले मेथड को हमने डिफाइन किया आउटसाइड द क्लास। क्या, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है, हालांकि ये भी क्लास में डिफाइन हो सकती है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम। इसको मैंने डिफाइन किया आउटसाइड द क्लास, वॉइड इनलाइन करके कॉन्सेप्ट आएगा तब देखेंगे। वॉइड क्लास का नाम एटीएम, स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया सी आउट आई एम डिस्प्ले। तो आप देखो मैंने इस क्लास में अभी कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टर को जिस पर्पस के लिए बना रहा हूं वो पर्पस ये नहीं है। अब बोलोगे सर क्या लिखने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया? अरे समझ तो ले पहली स्टेप में कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, किस तरीके से कॉल होगा, एग्जीक्यूशन क्या होगा। तो क्या किया मैंने, इस क्लास में एक मेथड बना दी एटीएम के नाम से, एक मेथड जो स्पेशल है, और एक मेथड मैंने बना दी वॉइड डिस्प्ले के नाम से, जिसको डिक्लेयर क्लास में किया है, डिफाइन आउटसाइड द क्लास कर दिया। और अब यहां पर हमने मेन में, सुनना ध्यान से, इसके ठीक नीचे, मतलब क्लास के ठीक नीचे मेन में मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनो आप, हेडर फाइल वगैरह सब यहां डिक्लेयर कर देंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जब आएंगे तब सिंटेक्स पे फोकस कर लेंगे। राइट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। राइट, तो आपको याद है लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बोला था, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? यदि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहला काम है उस ऑब्जेक्ट के लिए पूरी क्लास मेमोरी एलोकेट करेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्लास एटीएम मेमोरी में आई। ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस, अरे सुन बच्चे, सुन ले ध्यान से, ये एड्रेस किसको मिला? ए को मिल गया। तो ये ए इस क्लास का क्या बन गया? इंस्टांस। मतलब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम हुआ क्लास ने मेमोरी एलोकेट की। जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के लिए पूरी की पूरी क्लास ने मेमोरी एलोकेट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम होता है मेमोरी एलोकेशन। और ऑब्जेक्ट बना तो दूसरा काम जो 110% निश्चित है, होगा और होगा। ऑब्जेक्ट बना तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क जो इंप्लिसिट परफॉर्म होता है, जो अपने आप होता है, वो है क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना है। देखो आप इंप्लिसिट कॉलिंग और एक्सप्लिसिट कॉलिंग में डिफरेंस समझना। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आपको क्या लगता है मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? मुझे आउटपुट बिल्कुल मिलेगा आई एम कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जैसे ही कंपाइलर ने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, वो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेगा जो 110% होगी उस क्लास के लिए, और सेकेंड क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये भी 110% होगा। ऑब्जेक्ट बनता है तो दो काम निश्चित है बेटा, समझ। अगर ऑब्जेक्ट बना है तो दो टास्क 110% परफॉर्म होंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास मेमोरी एलोकेट करेगी और उस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहां पर आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्टर होगा तो कॉल होगा ना, पिछले एग्जांपल में तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, तो फिर कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो जाएगा? अरे तब भी होगा, आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी पहले यहां सुन लो आप। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ? क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 110%। ठीक है, तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आई एम कंस्ट्रक्टर। तो क्या मैंने इसको खुद से कॉल किया? नहीं, अपने आप हो ना ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन पे, यह कहलाती है इंप्लिसिट कॉलिंग। इंप्लिसिट कॉलिंग। लेकिन सुनो आप, जब तक मैं डिस्प्ले को खुद कॉल नहीं करूंगा, क्या ये अपने आप कॉल होगा? अगर मैं जब तक ना लिखूं a डॉट डिस्प्ले, क्या ये डिस्प्ले फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा? अरे नहीं होगा। यही कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉलिंग, कि क्लास की जो नॉर्मल मेथड होती हैं वो एक्सप्लिसिट कॉल होती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर इंप्लिसिट कॉल होता है। कब? जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। तो जब भी हम C++ में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यदि उस क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर को 110% कॉल करेगा। डिपेंड करेगा पैरामीटर्स पे, वो सब आगे की कहानी है। राइट, लेकिन यदि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो देखो अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बना तो पहले तो ये मैसेज अपने आप आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बनने पर कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं।
और अभी मैंने कोई प्राइवेट डेटा इनिशियलाइज नहीं किया अभी यहाँ पे। अभी मैंने केवल आपको ये बताया है कि क्लास के प्राइवेट डेटा को इनिशियलाइज करना है तो 3 ऑप्शन है, या तो आप क्लास में ही पिन नंबर को लिख दो, ठीक है, क्या आप या तो इस तरीके से लिख दो जो मैंने अभी आपको बताया था, पिन 1 2 3 4 5, लेकिन ड्रॉबैक अभी हमने देखा दूसरा तरीका कि या तो आप इसको एक्सेस कर लो ए डॉट पिन लिख के कि प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है तो बाहर एक्सेस कर लो, लेकिन इसके लिए पिन को पब्लिक बनाना पड़ेगा, तो डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट गायब हो गया। तो यहां C++ सजेस्ट करता है भाई मत, ऐसा भी मत कर और ये भी मत कर, क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दे। तो हम जो आगे कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं वो इस तरीके के क्लास के प्राइवेट डेटा के इनिशियलाइजेशन के लिए बनाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये तो वहां पढ़ लिया कि क्यों कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्यों कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे बनाएंगे, तो हमने डेफिनेशन देखी कि कंस्ट्रक्टर क्लास की स्पेशल मेंबर मेथड होती है। वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर और डिफाइन होते हैं, प्राइवेट भी बनाओगे तो एरर नहीं आएगी पर कुछ और होगा, रीजन बाद में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर हमेशा इंप्लिसिट कॉल होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस कंस्ट्रक्टर कि there is no need to call constructor explicitly, constructor called automatically when object of class is created। और किस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया, तो अब देखिए क्या किया मैंने, इस क्लास में एक ATM नाम की मेथड मैंने बनाई है, क्यों, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम रखना है, तो मैंने ATM नाम की मेथड बनाई, ठीक है। इस ATM मेथड में हमने क्या लिख दिया, आई एम कंस्ट्रक्टर, देन मैंने डिस्प्ले मेथड बनाई, डिस्प्ले में हमने कोड लिखा, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल ये समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट के बनने पर कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, लेकिन डिस्प्ले को कॉल करना पड़ता है। ये इम्प्लिसिट कॉलिंग है, ये एक्सप्लिसिट कॉलिंग है। तो आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि किस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है, कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। तो ये अभी केवल पार्ट 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्टर की डिटेलिंग जारी रहेगी, बस बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि ये केवल कंस्ट्रक्टर को भी मैंने शुरुआत किया है। अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस बने रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।